हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आ जाओ लल्ला, जल्दी जल्दी से आ जाओ सब लोग। हम लोग जो है ल्यूसेंट को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है। आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो है लाइट का टॉपिक, फिजिक्स का। हालांकि एक बार हमने थोड़ा बहुत इसका कराया हुआ है, लेकिन अब कंप्लीटली इसको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, तेजी के साथ में आए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो आप अगर देखें तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हो, जो कि अगर आप सब्सक्रिप्शन यहां पर एक बार अगर पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेंगी और इंडिया के टॉप एजुकेटर जो सबसे है ना सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर्स हैं, उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको यहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं अनअकैडमी से अगर जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी आप रिकॉर्डेड सेशन को आप ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, आपको एक टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिल सकता है और जितनी बार चाहें आप उतनी बार आप एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप कितनी भी बार आप कर सकते हैं। एक अलग तरीके से मास्टर क्लासेस, स्ट्रेटजिकल सेशंस, ये सब सारे के सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड क्विजेस भी मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये ढेर सारी चीज़ें आपको जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, सो इस तरीके से हम अनअकैडमी पर आते हैं और अनअकैडमी पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही कि ऐसे पूरा का पूरा जो है अनअकैडमी पर अगर आप स्पेशल क्लास में आते हैं तो आप ऐसे उसका ऐप डाउनलोड कीजिए और सीधे सीधे पहुँचे हमारे पास। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं जो कि आगे चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप ऐसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर। स्पेशल अगर हम क्लास की बात करें, स्पेशल जो क्लास है उसके फीचर की बात करते हैं, तो अगर आप उसमें आते हैं तो बेटा काफ़ी मैंने बताया कि सिंसियर स्टूडेंट्स भी होते हैं और साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ों को पढ़ा जाता है ना। ये इंटरेक्टिव क्लासेस आपको वहाँ पर पता भी चल जाता है कि हम लोग वास्तव में प्लस पे किस तरह से पढ़ाई करते हैं। तो इंटरेक्टिव क्लासेस भी हैं यहाँ पर, पोल्स भी कर सकते हैं लर्नर जब भी ज़रूरत जैसी पड़ती है। आप अपना हाथ उठा करके वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एकदम सीधे सीधे रियल टाइम पे बात कर सकते हैं टीचर से या एजुकेटर से। और आप कोई भी क्लास नहीं मिस कर सकते अगर नोटिफिकेशन आप कर लीजिए, है ना। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है, अगर आप उसको इनरोल कर लीजिए या क्या बोलते हैं उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं तो आप जाता है। लेक्चर नोट्स है ना, एनी टाइम एनी वेयर कहीं भी आप लाइव क्लास ले सकते हैं, है ना। लाइव चैट कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो सोचिए ना कितना ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें हैं ये। तो आप देखिए, अभी हम आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा क्या होता रहता है, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलेगा मेरे लाल, कि सारे की सारी चीज़ें, एक सेकंड में रेड कर लेता हूँ। तो ये सारा का सारा आपको दिख रहा है कि हमेशा हमारे यहाँ यूसेट एग्जामिनेशंस होते रहते हैं, यानी अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें शुरू टॉप के 15 बच्चों को जो है हम लोग सेलेक्ट करके उनको 50% पे ही सब्सक्रिप्शन देते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन की एक शर्त ये है कि 1 साल से ऊपर होना चाहिए। और तो आप देख रहे हैं कि ये बराबर, और इस बार एनालिसिस कराएंगे वरुण सर जो है वो 12 बजे। ठीक है, हमारे यहाँ फ्री टॉपिक बेस्ड मॉक टेस्ट भी चल रहा है, नवंबर में ये स्टार्ट हुए हैं, आप देख ही रहे हैं 9 नवंबर से। और 11 PM AM पर ये मंडे टू फ्राइडे ये बराबर होते रहते हैं। तो आप लोग इसको चाहें तो जुड़ सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है इस पर भी, तो आप चाहें तो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आप आराम से उसमें आ सकते हैं और ये आपके सफलता के लिए समझ लीजिए कि एक तरह से आपका एक पूरा का पूरा क्या बोलते हैं हमसफर होगा जो आपको सफलता दिलाएगा। और इस तरह से बिहार एसआई के लिए भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज जो है वो प्लस पर है, तो उसका भी ये टाइमिंग है। और बैचेस की अगर बात करें तो भी हमारे यहाँ बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, लक्ष्य बीपीएससी का है। लक्ष्य बीपीएससी में हम लोग जो ऑप्शनल के मेंस ऑप्शनल है उसकी शुरुआत कर दिए हैं 10 नवंबर से। ठीक है, तो इसमें अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू का शुरू कर दिए हैं, हम भी बहुत जल्दी से ही ज्योग्राफी ऑप्शनल की शुरुआत कर देंगे, बहुत फास्ट करेंगे। ओके, तो आप चाहें जुड़ सकते हैं। यहाँ पर टारगेट 67 बीपीएससी की अगर देखें तो ये अब भी स्टार्ट हुआ है 9 नवंबर से, जिसमें कि 60 डेज में जो है ना आपका पूरा क्रैश कोर्स जो है कवर कराया जाएगा। और ये जो टॉप एजुकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको कवर करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, आप जानते ही हैं। आप अगर 1 साल का कोर्स लेते हैं तो बेटा तो 8,800 का, और 2 साल का कोर्स लेते हैं 12,800 का। लेकिन आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट हम दिला सकते हैं अगर आप ये जादू की पुड़िया यानी LP10 लाइव को आप यूज कर लें, यहाँ पर इसको ला करके ऐसे पुट कर दें तो आपके पास चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
और यहाँ पर हमारे यहाँ कॉम्बो पैक भी है। आप जानते हैं कॉम्बो पैक का मतलब यह यूपी और बीपीएससी दोनों को कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 24 महीने वाला जो कोर्स है आपको दिखाई दे रहा होगा कि 18,520 रुपए का, और 12 महीने का कोर्स जो है 12,265 रुपए का। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप अगर चाहते हैं तो दोनों कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे तो। बात क्लियर? तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम लोग टॉपिक पे आगे। ओके चलो लल्ला, जल्दी जल्दी शेयर कम ऑन। हाँ शेयर और लाइक भी करते रहो बेटा, शेयर करो, काफी बच्चे कम है, जल्दी से जल्दी बढ़ो आप लोग और आइए जल्दी से। ओके कम ऑन माय चाइल्ड, देखता हूँ कौन कितना फास्ट काम करता है। चलो चलो लल्ला, ओके मेरे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। यस कम ऑन माय चाइल्ड। चलो वेरी गुड, कम ऑन। यस है ना, प्रकाश तरंग, बिल्कुल बिल्कुल से बेटा, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे होती, ट्रांसवर्स वेव होती। अब फास्ट करेंगे, हम सब इसको पढ़ चुके हैं, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए इस बार एक तरह से रिवीजन के लिए है, फास्ट करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कौन सी घटना इसमें है? बोलो जल्दी से कम ऑन माय चाइल्ड। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आइए, जल्दी जल्दी आइए। हाँ देखता हूं कौन आ रहा है फास्ट। कम ऑन बेटा, चलो जल्दी से। कम ऑन, चलो चलो वेरी गुड, है ना। कौन सी ऐसी है? बिल्कुल यस, पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में तो होता नहीं, तो इसलिए ये इसको बता दे रहा है। बाकी और सब जगह पर आप अगर देखेंगे तो हो सकता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? एक में तो होती है लेकिन दोनों में नहीं होती, है ना, और बाकी शब्द दोनों में होती। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, जल्दी से जल्दी कौन बताएगा? यस वेरी गुड बेटा, कम ऑन। अच्छा काफी लोगों ने ऑप्शन बी मारा है, तो मेरे ख्याल से बी बिल्कुल सही बेटा, है ना। ध्रुवण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में होता है, और इसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता? ध्वनि में नहीं होता, क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो इसलिए उसमें नहीं होता ध्रुवण, है ना। क्योंकि लाइट जो होती है, आप अगर बल्ब जलाते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो एक डायरेक्शन में जाती, वो हर डायरेक्शन में वो उसके कंपन करते हैं। तो ये अगर पोलराइजेशन करते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्ट ये हो जाते हैं पोल। चूंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं तो जिधर जा रही है उसके हर जगह से अनुप्रस्थ करती हुई जाएंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये पोलराइजेशन हो सकता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश जैसे मान लीजिए कोई अवरोध है, तो यहां से लाइट जब जा रही होती है तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, यहां पर ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाए, इसीलिए आप देखेंगे ना यहां पर उजाला जो है वो कुछ ज्यादा होता है। कोई भी चीज रख करके आप देख लेंगे तो थोड़ा सा यहां पर उजाला आपको बहुत तेजी से मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये क्या कहलाता है बोलो? यस वेरी गुड, कम ऑन बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। विवर्तन, डिफ्रैक्शन करा। तो मैं तेज चलूंगा क्योंकि ये सब सारी चीजें हो गई हैं लल्ला। अब आपको मैं बता दूं ये सब हो चुकी है, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप वो कंठस्थ कर चुके हैं कि नहीं, उसका कॉन्सेप्ट आप पर अभी तक है या नहीं। इसलिए बिल्कुल, क्योंकि बेटा आप जानते हैं प्रैक्टिस टू मेक अ मैन परफेक्ट, जितना बार प्रैक्टिस करेंगे लल्ला ना उतना बार मजा आएगा। ओके मेरे लालों, तो चले हम लोग, चलो शुरुआत करते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति को बताता है? बताओ, तरंग की प्रकृति को बताने वाला कौन सा सिद्धांत रहा जो कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत को बताया? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी। यस कम ऑन माय चाइल्ड। हाँ हाइगेन साहब ने बताया था, आप जानते हो कि प्रकाश तरंग बनी होती है, लेकिन बताइए ये यहां पर कौन सा ये बात बताया जो कि ये क्लियर हो गया कि हाँ हाइगेन साहब ने जो कहा था वो सही बात रही। ओके बिल्कुल बेटा, है ना। व्यतिकरण का सिद्धांत ही जो है वो ये बताता है कि प्रकाश जो है वो वास्तव में तरंगों के बनी हुई है, तरंग बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कणों के समान, तरंग और कण के समान, दोनों के समान। बोलो जल्दी बताओ, ये सब चीजें हो गई हैं, जल्दी से आज फास्ट करना है हमको, कवर करना है, काफी आगे तक सवाल कवर करना है। यस बिल्कुल सही, मैं देख रहा हूं काफी लोगों का आंसर डी आ रहा है। कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट, और लोग जल्दी दीजिए, जल्दी कम ऑन। यस वेरी गुड बेटा, है ना, सभी लोगों का डी ऑप्शन, सब लोग, काफी लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, दैट्स गुड बेटा, फास्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए जल्दी से, और जल्दी शेयर भी करते रहो बेटा, शेयर भी करो जल्दी से, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल करते रहो, लाइक और शेयर जरूर करते रहो, बिल्कुल, और बिल्कुल चलो जल्दी से। प्रकाश के चिपक, है ना, चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहा जाता है? जैसे प्रकाश आए और यहां से टकराए और फिर यहां लौट जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे आप। यस कम ऑन माय चाइल्ड।
बिल्कुल सही है ना, क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, वेरी सिंपल सवाल है, इसलिए हम इस पर रुकेंगे नहीं, आप जानते हैं। अच्छा ये बताइए, परावर्तन जो होता है वो किससे किससे होता है? अच्छा, ठोस से, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, या तीनों से होता है, या सिर्फ दो से होता है, या सिर्फ सॉलिड से होता है? सिर्फ सॉलिड से होता है। बोलो किससे होता है, किन किन से होता है? या जल्दी बताओ जवाब। यस, जवाब आना चाहिए। मैं देख रहा हूं अभी किसी का जवाब नहीं आया। यस, कम ऑन माय चाइल्ड। ओके, गुड, है ना? यानी सॉलिड और लिक्विड में होता, गैस में नहीं होता बेटा रिफ्लेक्शन, बल्कि गैस तो एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। ओके, सो यहां पर ध्यान रखना, बस सतह क्या हो, चमकीली हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बाल्टी में या कभी किसी भी पॉट में पानी रख देते हैं घरों में, और अगर कभी उस पर धूप पड़ती है या कोई उजाला पड़ता है तो आप देखते हैं छत पर वो क्या होता है, आपको चमक महसूस होती है। तो वो वास्तव में क्या है, लिक्विड से। तो लिक्विड और ये बस चमकदार सतह होनी चाहिए, और गैस में आप जानते हैं गैस के तो ऐसी है नहीं। ओके, सो नेक्स्ट, प्रकाश में ध्रुवण की परिघटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे तीक्ष्ण है, प्रगामी है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, व्हाटएवर। जल्दी से बताओ आप क्या क्या आपको इसमें से समझ में आ रहा है। ओके, जल्दी जल्दी बताइए, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। यस, कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन, जल्दी से सभी आ जाओ। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से आओ भाई। लाइक और शेयर भी करते रहो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल एकदम तल्लीनता के साथ करते रहिए। ओके, कम ऑन माय चाइल्ड। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने सही जवाब दिया कि सर अनुप्रस्थ तरंगों के कारण यही होता है पोलराइजेशन, अगर अनुप्रस्थ तरंगे नहीं तो बार बार यही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत कुछ नहीं। प्रकाश का वेग अधिकतम कहां होगा? यस, प्रकाश तेजी से कहां चलेगा, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा कहां पर होगी? वैसे भी जानते हैं हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना, तो बताइए कहां पर ये बहुत तेज होगा इन सब में? अगर देखा जाए, हाइड्रोजन में, निर्वात में, पानी में, हीरे में, कहां पर ज्यादा होगा? यस, हाँ, काफी लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की, वेरी गुड बेटा, है ना? सबसे ज्यादा कहां होगा? वैक्यूम में, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा, फिर गैस, वैक्यूम में है, फिर उसके बाद गैस में है, फिर उसके बाद लिक्विड में है, और फिर उसके बाद सॉलिड में, है ना? इस तरह से इसका स्पीड बढ़ता जाता है, तो आप यहां पर भी आप सेट कर सकते हैं। यानी यहां पर वैक्यूम में है, फिर हाइड्रोजन में, जैसे वैक्यूम में है, फिर हाइड्रोजन में है, फिर वाटर में है, और फिर डायमंड में है। इस तरीके से डायमंड में तो वैसे भी सबसे स्लो होती, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए प्रकाश के लिए अगर सबसे गाढ़ी चीज कोई होती है, मतलब गाढ़ा यानी डेंस जो होता है, वो सबसे ज्यादा हीरा होता है। इसलिए हीरे में सबसे कम स्पीड होती है इसका, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब आप ये कह लीजिए कि उसकी स्पीड जो है ना इतनी कम होती है कि आप यही समझ लो कि ये 3 × 1/2.5 अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ 6 होगा और यहाँ पर 5 होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हो सकता है ये। बहुत कम हो सकता है, आप देख सकते हैं बेटा, काफी कम है ना? क्योंकि 2.6 के अराउंड जो होता है उसका अपवर्तनांक होता है। तो आप यहां पर कर सकते हैं 6/5 आ गया, और 6 का मतलब हुआ कितना बेटा? यहाँ 0.5 है ना, 0.5 है, तो यहाँ 6 कर सकते हैं, तो 12, यानी 1,20,000 किलोमीटर, बस 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड चलेगा किसमें? सोचिए, जबकि 3 लाख निर्वात में चला है, और 1.25 लाख किलोमीटर के करीब जो है वो, तो इतना स्पीड उसकी कम हो जाती है, इसीलिए ये इसकी वेग बहुत कम हो जाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ, क्योंकि स्नेल नियम से आप वो निकाले होंगे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, वैसी रहती है? बोलो, यानी तापमान अगर माध्यम का बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा लाइट की स्पीड पर? जल्दी से बताने की कोशिश करो, कम ऑन माय चाइल्ड। यस यस यस, मैं देख रहा हूं कि सभी लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैं एक साइड हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो लल्ला, यस मेरे लालों, जल्दी करो, जियो भो बिहार के लाला, जियो तू 1000 साला। छठ बीत गया, लेकिन अभी भी आप लोग छठ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है क्या? ओके, चलो वेरी गुड। क्या होगा? वैसे ही रहेगा, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन, देयर इज नो एनी चेंजेस, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा जो है ना, उसको जो हीरे को कट कर देते हैं, मतलब जगह जगह से उसको पॉलिश किया जाता है, काटा जाता है, तो वो क्यों चमकता है? यही ये पूछ रहे हैं। इसकी आणविक संरचना अपनी ऐसी होती, प्रकाश अवशोषण कर देता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, अन्य कुछ कुछ और भी कारण है, सो कहो जल्दी से बताओ, क्या ऐसा रीजन है कि ये चमकता है काटने पर? रफ डायमंड नहीं चमकता, लेकिन उसको जब तराशा जाता है तो वो यस करने लगता है। चलो चलो जल्दी से बताओ, मैं एक साइड हो गया हूं, कम ऑन माय चाइल्ड। यस, मैं देख रहा हूं, चलो बेटा। ओके, वेरी गुड, है ना?
ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत लोगों का सही है, गुड। पानी से लटकाकर पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है ना? उठा हुआ और छोटा, यानी पैर में आप कभी डाले होंगे, आप देखे होंगे कि पहले बड़े बड़े नहर जो होती थी, नहरों के ऊपर क्या करते थे, जो सीमेंट का जो पोल आता था, थोड़ा चौड़ा होता था, वही रख देते थे, 2 पोल रख दिए और उसी पर बैठ करके क्या करते थे, भैंस चराते थे और पैर उसमें डुबो लेते थे। तो पैर कभी कभी ऐसे लगता था, कोई कहता था अरे मेरा पैर छोटा हो गया, वो बताओ क्या, किसकी वजह से? बिल्कुल अपवर्तन के कारण, है ना, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से चीजें क्या होती है, आभासी उसका डेप्थ दिखाई देता है, अपरेंट डेप्थ दिखाई देता है, इसलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देता है, छोटा छोटा दिखाई देता है, गुड। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तुएं अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पे दिखे? अगर आप जल से कोई चीज को देखें उसकी सतह पे ना, तो वो और अब ऊपर दिखाई देती है, वो किस कारण से दिखाई दे रही, यही सवाल पूछा गया। एकदम सिंपल है ना, हम लोग वही टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी, कम ऑन माय चाइल्ड। यस ऑफ कोर्स, है ना, क्या है, बोलो बोलो लल्ला जल्दी से, वेरी गुड, है ना। तो क्या है ये? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वही चीज है, बस ये कह दिया है। जैसे आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, तारे क्या अपनी वास्तविक स्थिति पे दिखाई देते? नहीं, क्योंकि भाई आप जानते हो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस है, उसके बाद तो निर्वात है। तो जब एटमॉस्फेयर, तो हम कहाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ देख रहे हैं। जब हम सघन से विरल में देखते हैं तो रियल में क्या होता है, जैसे पानी से हम पानी के अंदर हवा में कोई चीज को देखते हैं तो वो अपनी स्थिति से दूर नजर आती है। भाई अपनी स्थिति से क्या होगा, दूर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे सोचो, जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं तो आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई ये मैं चेंज कर दूं थोड़ा, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, यहां पर ये देखो, जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए आप पानी के अंदर हैं, कोई भी वस्तु यहां पर है ना, पानी के अंदर, तो आपको पता है कि अगर ये यहां से ये कोई इसकी रेज आ रही है, तो रेज जो है पानी के अंदर क्या हो जाती है बेटा, ये उधर से आ रही है, तो ये पानी के अंदर थोड़ा सा क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है ना, मुड़ जाएगी। जो मुड़ जाएगी तो हमको यहां से दिखेगी, और हमें अगर ये पीछे करेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि यहां से कोई आ रही है, ठीक है, वो पीछे की तरफ दिखाई देती है हमको, इसलिए हम यहां पर देखेंगे। जबकि अगर कोई वस्तु नीचे यहां पर रखी है, आप अगर यहां से देखते हैं तो आप देखें, चूंकि लाइट तो यहां से आएगी ना, तो लाइट ये देखिए तिरछे हैं, तो आपको ये ऐसे कुछ दिखेगी यहां से, और ये ऐसे मुड़ी हुई दिखती है ना, क्योंकि आप जानते हैं जब बाहर आएगी तो मुड़ जाएगी, या एक तरफ करोगे तो मुड़ जाएगी, तो आपकी यहाँ आंखें, तो आपको ये कहाँ दिखेगा, इधर दिखेगा, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। तो यही कारण है, या तो कोई चीज थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है, टेढ़ी या उभरा हुआ दिखता है, वो रीजन यहाँ पर यही है कि क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसी समृद्ध के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी वही सवाल है, एकदम वही हूबहू सवाल, बस आपका जवाब कैसा होना चाहिए मैं ये जानना था। बस सवाल को देखो किस तरीके से ये घुमाया गया है, कुछ नहीं घुमाया गया है, बस एक चीज को दूसरी चीज। वेरी गुड बेटा, काफी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ चेंज हो गया, कोई बात। तो ये वाला आपका सही आंसर है, गेट इट। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह सीधी दिशा में चली जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब से दूर चली जाती हैं, इनमें से कौन? यस, ये है रिफ्रैक्शन। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो विचलित हो जाती है, लेकिन अगर माध्यम विरल से सघन में जाए और सघन से विरल में जाए तो अलग अलग घटनाएं घटती हैं। तो यहां पर पूछा गया है जब प्रकाश किरणें विरल से कहां जा रही, सघन में जा रही हैं, तो अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां से जा रही है ये, है ना, अब आगे बताइए, चूंकि ये रेयरर है ये डेंसर है, तो क्या होगा आगे? ये मुड़ेगी, क्या हो जाएगा? वेरी गुड बेटा, है ना, क्या होगा? विलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, इट क्या हो जाएगी? लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी ये इधर, ये जाना तो इसको सीधे चाहिए था, लेकिन नहीं, ये ऐसे मुड़ जाती है, ये यानी ये आई है और ये आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इसमें जो है एंगल इससे कम होगा, क्यों? क्योंकि सघन माध्यम में जाए, यानी ये बताता है अगर मुड़ जा रही, इसका मतलब है कि स्पीड सघन माध्यम में लाइट की कम हो गई है, बस यही समझाना चाहता है। और यही स्नेल साहब ने आगे आपको बताया था, है ना, कि साइन आई अपान साइन आर, जो भी वैल्यू इन दोनों की आएगी वही उसका अपवर्तनांक कहलाएगा, और अपवर्तनांक ही बताता है कि किसमें किसकी स्पीड ज्यादा या कम है, ठीक है ना। ओके कम ऑन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है, जब प्रकाश कहां से कहां जाता है। यस कम ऑन, बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने इसको भी अच्छे तरीके से बताया था आपको, तो ये भी आप जल्दी से बताइए हमको। यस कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट पढ़ लीजिए, आप आराम से पढ़िए। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक
बोलो, मतलब विरल माध्यम से ये प्रकाश की किरण जाए तब बनेगा क्या? हाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तब होगा क्या? विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ये क्या कह रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब सघन से विरल में जाएगी तब। हाँ, इसमें एग्जैक्ट क्या है? बोलो। बिल्कुल सही। ये विरल सघन से विरल में जाने से नहीं बनेगा चित, वो क्रांतिक कोण से अधिक भी होना चाहिए। यस, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं होगा इसमें करेक्ट आंसर। ये तभी ये कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो तभी होगा ना जब क्रांतिक कोण से अधिक होगा। ऐसा नहीं कि सघन से विरल में जाएगा तो हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ना 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 लल्ला, ये ध्यान रखिएगा ना, ये एग्जैक्ट नहीं है। वो तब होगा मेरे लालों, मेरे बच्चों, बिल्कुल सही कर रहे हो कि तब होगा जब सघन माध्यम से जाए लेकिन जो कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तब भी होगा। क्रांतिक कोण हमने आपको समझाया था, यहां मैं नहीं समझाने वाला हूं। हाँ, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन, परिक्षेपण यानी रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन, प्रकीर्णन, किसकी वजह से बनता है? बोल, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। उपयुक्तों से कोई नहीं, बताओ कैसे बनता है बेटा? यस 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 मेरे लाल, चलिए बताओ कैसे बनता है ये। कम ऑन माय चाइल्ड, यस, चलो चलो जल्दी से, अब फास्ट करना है, आज पूरा खत्म करना है बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल, अपवर्तन और परावर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। विवर्तन नहीं होता उसमें, अपवर्तन होता, प्रकीर्णन नहीं होता, अपवर्तन होता, अपवर्तन होता, परिक्षेपण नहीं होता, है ना। या आप ये कह सकते हैं परिक्षेपण भी जरूर है, डिस्पर्शन भी है, लेकिन बेटा उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता, बिना उसके नहीं बनेगा ये। इसलिए यहां पर एग्जैक्ट ये वाला वैल्यू ज्यादा सही है। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये भी सही है तो आप सीधे सीधे यहां पर ई मार दो, ये ज्यादा सही है। हालांकि इस पैटर्न के लिए तो सबसे अच्छा अगर माना जाए तो ई वाला ज्यादा सुटेबल लग रहा है। नहीं, क्योंकि भाई वर्ण विक्षेपण भी तो होता है, यानी तीन प्रक्रियाएं होती, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन, तो इस तरीके से। लेकिन हम इसलिए इसको ई क्यों नहीं मारेंगे, देखिए सब बता रहा हूं क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर देखो बेटा दो बार अपवर्तन अपवर्तन, अगर यहां पर एक 1 by 1 करके दिया होता ना तो हम एक से अधिक वाले में हम लोग यूज कर लेते। खैर, आप यहां पर ये जब ऐसा सवाल आएगा ना तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है और ई को ही आपको मारना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाकी आप इस पर क्लेम भी कर सकते हैं कि क्योंकि भाई परिक्षेपण का है, क्यों आप जानते हैं कि ये मान लीजिए वर्षा की बूंदें हैं तो ये इधर से जाएंगी तो अंदर क्या होंगी, ऐसे एक बार इससे टकराएंगी, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होगा ही होगा। वर्ण विक्षेपण भी तो होता है, विक्षेपण भी तो होता, तो ये आप ई मार सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, मृग मरीचिका या जिसको मिराज बोलते हैं, बनने वाली प्रघटना क्या कहते हैं? व्यतिकरण, परावर्तन या क्या विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्हाटएवर। किससे मिरेज बनता है? मिरेज तभी बनेगा जब ये क्रिया होगी। बोलो जल्दी से, बहुत बहुत ही मजेदार क्रियाएं हैं। चलो जल्दी से समझने की कोशिश करो। कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट। बिल्कुल सही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि आप जानते हो लल्ला, गर्मियों के समय में क्या होता है, गर्मियों के समय में जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए ये क्या है, ये डेजर्ट में आप हैं, तो डेजर्ट में क्या होता है, गर्मी के समय में ना कई लेयर हवाएं बन जाती, कई लेयर जब बन जाती है तो होता क्या है कि भाई चूंकि ऊपर क्या है, ऊपर डेंस हो जाएगी, क्योंकि गर्मी से सारी हवाएं ऊपर चली गई तो डेंसिटी ऊपर हो गया ना डेंसर, और यानी ये वाला डेंसर हो गया, ये रेयरर। फिर इसके कंपैरिजन में नीचे आप आएंगे तो डेंसर नहीं, विरलता जो है वो बढ़ेगी, सघनता घट जाएगी। इसलिए अब लाइट मान लीजिए यहां से जब आएगी, यहां पर टकराएगी, तो हो सकता है कि फिर अब ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी या दूर चली जाएगी। बोलो जल्दी से बताओ, क्योंकि नीचे विरल है, और अगर विरल है लल्ला तो ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी, बल्कि यस, जैसे लाइट यहां पर टकराएगी, हम अवलंब खींचेंगे तो ये और दूर भग जाएगी, है ना। फिर करेंगे तो फिर ये हो सकता है कि और दूर भग जाए, यस, और हो सकता है कि यहां पर इसको इतना एंगल मिल जाए जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए इन हवाओं के बीच, और ये तुरंत, यानी इसके और इसके बीच क्रिटिकल एंगल हो गया तो ये तुरंत लौट जाएगी इधर। और फिर आप मान लीजिए अपनी आंख लेकर के यहां पर खड़े हैं तो आपको जानते हो क्या होगा, आपको इसका प्रतिबिंब भी नीचे दिखाई देगा। यस, आपको ऐसा दिखाई देता है, ऐसा, तो ऐसा लगेगा कि शायद उस एरिया में पानी है। ऐसा होता था किसको, मृगों को, यानी जो हिरण होते थे उनको ऐसा दिखता था रेगिस्तानी इलाके में, जब पानी काफी दूर तक देखते थे ना तो उनको लगता था कि शायद नीचे पानी हो, लेकिन बेचारे जब यहां तक पहुंचते थे, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन खत्म, ये वास्तव में लेयर है किसकी, हवाओं की। गर्मियों में कई लेयर, कभी आपने देखा हो गर्मियों में ऐसी लहरें, ऐसे हवाओं की ऐसे चिलचिलाती धूप सी ऐसी दिखती नहीं, ऐसे लहर जो वो वेव आती है, तो वो वास्तव में वही लेयर है बेटा। तो वही में क्या होता है कि नीचे की क्या होती, पूरी हवाएं ऊपर उठ जाती गर्मी की वजह से, तो ऐसा होता है मृग मरीचिका।
मेरी बात क्लियर? देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं? अगर टोटल इंटरनल, हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं कि सर इसमें तो अपवर्तन, बिल्कुल अपवर्तन हो रहा है, लेकिन अपवर्तन से ये नहीं बनेगा, ये किससे बनेगा? यहां पर। लेकिन हाँ ये जैसे जैसे मान लीजिए इधर इस रेंज में आ गए तो अब इनको ये दिखना बंद करेंगे, अरे यार हम इतनी दूर आए पानी को देख करके, भाई आखिर नीचे जमीन पर क्यों प्रतिबिंब बन रहा है? ऐसा तभी होता है ना कि नीचे पानी होगा तभी ऐसा होगा, और ये भी ऐसा दिखता रहता है, लहरदार भी दिखता रहता है, हवाएं चलती रहती है, इससे कंफ्यूजन हो जाता है। गेट इट? तो इस तरीके से ये मिराज है, इसी को मिराज बोलते हैं। हाँ, पेट या शरीर के आंतरिक, है ना, यानी अंगों को अगर अन्वेषण करना किया जाता है, अंदर डाल करके एक बहुत पतली से फाइबर को डाला जाता है, आप बताओ वो किस सिद्धांत पर काम करता है? बोलो जल्दी से बताओ। कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा जा चुका है, और सिंपल सवाल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्कोपी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? इंडोस्कोपी, जो आपके अंदर की, हाँ यस वेरी गुड बेटा। किस पर? यस, देखो काफी बच्चों ने एकदम सही बताया, ए इज द करेक्ट आंसर। हालांकि यहां कंप्लीट इंटरनल इन्फोर्समेंट नहीं बोलते इसको, आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या TIR शॉर्ट में बोलते हैं, आप जानते हैं, तो उसकी वजह से हो रहा है। ओके, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि, ये कह रहे हैं सूर्य से आंतरिक यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हो सकता है? सूर्य का प्रकाश कब? जब सूर्य की प्रकाश कहां से कहां पर जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरणें किधर से किधर जानी चाहिए, ये शर्त है, और आप ये शर्त अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बताने वाला नहीं हूं, आप जल्दी से बताइए इसको। बिल्कुल सही, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए तभी ये काम होगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में कहां से जा रही लैला, बताइए तो? बिल्कुल सही आपने कहा, कहां पर? यस, कांच से जब वायु में जाएगी बेटा, यानी फ्रॉम ग्लास टू एयर, क्योंकि और किसी में जा रही तो आप वो देखो वो कैसा है, अगर इससे नहीं जाएगी तो वो कैसा होगा? कांच से वायु में ही ये जाएगी, गो फ्रॉम ग्लास टू एयर। गेट इट? वेरी गुड बेटा, यस वेरी सिंपल, है ना। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, वो चमकदार दिखाई देने लगे, जैसे चटक जाए कांच तो आप देखेंगे कि वो चमकीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बोलो जल्दी से, जल्दी जल्दी मेरे लाल, कम ऑन, फास्ट बताने की कोशिश कीजिए। यस यस मेरे लाल, चलो 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 चलो, कम ऑन। ओ यस वेरी गुड, है ना। चटका हुआ जो कांच है वो चटकीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं क्यों भैया, बोलो 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 जल्दी से। या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि वहां पर जो चिटका हुआ है वो एयर भर जाती, जैसे वो चिटकेगा वहां पर एयर भर जाएगी, तो ग्लास से जब यहां पर जाएगी और एक एंगल पर जब पड़ेगी, है ना, जब एंगल पर पड़ेगी और उसका एंगल क्या हो जाए? क्रांतिक कोण से अधिक, तो अंदर ही अंदर घूमने लगती है ना, अंदर ही अंदर, मतलब हवाओं में जाने से पहले ही अंदर अंदर उससे घूमने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जब चिटक जाएगा तो वहां हवा नहीं भर जाएगी, तो हवा तो रेयर मीडियम हो गया, और ग्लास क्या है? डेंसर मीडियम, तो ग्लास से जाने वाली जो रेज है वो वहीं पर परावर्तित होती रही, बार बार बहुलित परावर्तन, इसको पूर्ण आंतरिक पर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना, तो इसकी वजह से वो क्या होगी? चमकदार हो जाती है लल्ला। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर। यस, जल्दी से बताओ, कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट, जल्दी जल्दी करिए, हम लोग पूरे 1 घंटे में लगभग कुछ नहीं 70 के सवाल कर सके, 60-65 तो कम से कम कर ही ले, है ना। चलो, यस, प्रकाशीय फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन, किस पर कार्य करता है? चलो चलो मेरे लालों, जल्दी से बताओ। यस वेरी गुड, है ना। प्रकाशिक फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही जिससे आप हमें आज जो आप देख रहे हो, घर बैठे आराम से एकदम मजे से देख रहे हो ना, एकदम रजाई के नीचे ऐसे सिकुड़ करके बैठे हुए हो, कंबल के नीचे। हाँ, अभी कुछ लोग तो ऐसे ही होंगे भैया कि 9 बजे सो करके उठते हैं, तो वो सब क्या है कि वो देख रहे होंगे आराम से, और कुछ बच्चे हैं कि एकदम एक्टिव हैं, वो एकदम अपनी मेज कुर्सी पे बैठ करके सामने रख करके मोबाइल या लैपटॉप उसमें देख रहे होंगे, तो सब अलग अलग हैं। वेरी गुड, है ना। तो वहां पर क्या है, ये इसी की वजह से देख रहे हो, ये एक क्या होता है आपको पता है कि एक बहुत पतला सा जो होता है ग्लास का ये बना होता है, और इस ग्लास के ऊपर एक और भी परत चढ़ाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं। भाई चूंकि नीचे वाला डेंस होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? रेयर, डेंसर रेयर जाएगा तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और यहां से जब लाइट जाती है तो लाइट को इस एंगल पर डाला ही जाता है ना, कि वो ये जो क्लैडिंग है, जो क्लैडिंग वाला पोर्शन होता है बेटा, ये ना विरल होता है, और जबकि जो ग्लास की है, सिलिका वाली जो
फाइबर गई हुई होती है, आप जानते हैं वो क्या है, तो वो डेंस होती है। तो इस तरीके से आपने यहां पर देख लिया। ओके, संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? संबंधित माध्यम युग, माध्यम युग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम है। बोलो क्या होगा, बोलो जल्दी से। यस 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 यस, कर रहा है क्रांतिक कोण से अधिक। क्रांतिक कोण मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? यस, क्रांतिक कोण हमेशा किस माध्यम में होता है? सघन माध्यम में। ये देखिए, ये है क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण के लिए हमेशा जो अपवर्तन कोण होता है कितना होता है? 90 डिग्री। यस, अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा आप करेंगे ना तो ये घूम जाता है, इसी को बोलते हैं पूर्णांतरिक कोण। इस यानी क्रांतिक कोण से, यानी क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा पर जब डालेंगे तभी आपको पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो यहां पर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों ने सही बताया था। ओके ओके, बिल्कुल। मोबाइल बंद करो जी, ठीक है। नेक्स्ट, मोबाइल हटाओ से, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस लगा होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्राकार लेंस मतलब, हाँ बोलो बोलो। यहां पर ये थोड़ा सा अलग लिख दिया है ना। यहां पर दो होते बेटा, आप देख रहे हैं। एक को वास्तव में हम आईपीस बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? आईपीस। एक को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और दूसरे को आईपीस बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू। बोलो। अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। बोलो। बताओ बताओ जल्दी से भाई, किसके कारण आकाश नीला दिखा? बिल्कुल सही, कई बार आ चुका है, स्कैटरिंग के कारण। और मैंने आपको बताया बेटा, स्कैटरिंग इसीलिए उसकी ज्यादा हो जाती क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती, बहुत छोटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो बंदे हैं, एक बहुत बड़ा हो और एक बेचारा बहुत छोटा हो, है ना, और सामने जो है वो क्या हो, ढेर सारे कंकड़, मतलब इतने पत्थर बड़े बड़े रखे हों, इतने बड़े बड़े हों पत्थर कि ये बेचारा न जा सके। और ये तो क्या होता है, जंप करता, इसीलिए लाल रंग जो होती है ना वो सीधे चली जाती है, बेचारी ब्लू जो है इन्हीं कंकड़ों के चक्कर में ये बिखर जाती है, और इसी कारण से ये हमें आसमान नीला, चूंकि ये वहां से आती है आपके वायुमंडल से, सूर्य से आती है, तो वायुमंडल में जैसे ही सूर्य के प्रकाश आती है नीला वाला बेचारा बिखर जाता है, दूर तक फैल जाता है, तो वही कहलाता है प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन की वजह से। मैंने इसको और भी समझाया था, कई बार समझाया हूं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और एक बार नहीं कई बार सवाल ये पूछा गया। यस, जल्दी से जवाब, जल्दी से, कम ऑन बेटा, फास्ट जवाब आपका आना चाहिए। चलो चलो मेरे लालो, बताओ जल्दी से। बोलो। यस, वेरी गुड, है ना। क्या होती है? आवृत्ति बेटा, आवृत्ति कभी नहीं बदलती, याद रखना, आवृत्ति उसका इनबिल्ट है, और वो सोर्स से मिली हुई आवृत्ति, उसकी आवृत्ति कैसे बदल जाएगी? जो सोर्स से मिला हुआ है वो नहीं बदलता। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, वही सवाल जो मैंने आपको अभी दिया, तो इसलिए इसको क्या है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक है। बिल्कुल सही, यही ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, है ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वातावरण प्रकाश का विसरण निम्नलिखित से किसकी वजह से होता है? यस, ये विसरण मतलब वही प्रकीर्णन किसकी वजह से होता है? यस, अगर ये ना हो तो क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होगा? बोलो बोलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? धूल के कण। इसीलिए बेटा आप जानते हो मैंने आपको क्या बताया,
मैंने आपको क्या बताया कि ये देखो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ उसका वायुमंडल है। इधर से जब सन की रेज आती है तो यहां पर धूल के कण बहुत भरे पड़े होते हैं, ये मतलब वही धूल कण या ढेर सारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। और आप यहां पर धरती के ऊपर खड़े हुए हो, तो आपको यहां तक जब आएगी ना, तो यहीं पर ये, चूंकि ये इतने छोटे होते हैं ये, लेकिन तरंग दैर्ध्य से तो बड़े हैं, तो ये नीला वाला जो होता है ना, नीला वाला बेचारा बहुत छोटा होता है, इसलिए नीला वाला बिखर जाता है बेटा, बिखर जाता है। आता है ये, फाइनली आता है आपके पास, लेकिन ये घूमते 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 घूमते, क्योंकि पत्थर कंकड़ बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन ये वाला क्या होता है, रेड कलर वाला, ये सीधे, चूंकि हैवी पर्सनालिटी वाला है तो जंप करता हुआ सीधे चले। इसीलिए सुबह और शाम के समय जो आपको, अगर आपसे पूछा जाए सुबह और शाम के समय जो सूर्य का जो प्रकाश, जो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है, तो आपका एक ही जवाब होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल और बड़ा दिखाई देना होता है। गेट इट? हाँ, ये बात ध्यान रखना, मतलब साइज तो नहीं आप, हाँ, लाल रंग दिखाई देना, साइज तो जानते हो आप, अपवर्तन की वजह से होता है। तो ये खैर इतनी बात आप समझिए। नेक्स्ट, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? जैसे आप पृथ्वी से देखते हैं तो आपको नीला दिखाई देता है, तो अगर चांद की सतह से देखें तो वो कैसा दिखेगा बेटा, बताओ जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी से। तो बिल्कुल सही है ना, काला दिखाई देगा, क्योंकि बेटा वहां पर धूल के कण तो है नहीं। जब एटमॉस्फेयर पार्टिकल होंगे नहीं तो आसमान तो काला ही दिखाई देगा, और सन वहां से तो व्हाइट ही दिखेगा। ठीक है ना? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतस्थाई है। उस बुलबुले से जब प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो बताइए बुलबुला किस तरीके का व्यवहार करेगा। यानी ये कह रहे हैं कि ये कोई, मान लीजिए ग्लास है, और ग्लास में कहें यहां पर एक बुलबुला आ गया है, तो कह रहे हैं कि अगर ये प्रकाश की किरण यहां जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश की किरण जैसे अंदर जाएगी तो ये क्या होगा भाई, बोलो कैसा व्यवहार करेगा ये बुलबुला? बुलबुला की सतह अगर देखी जाए तो कैसी दिख रही है? हाँ बोलो जल्दी से बताओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बच्चों ने सही बताया, अपसारी लेंस की तरह काम करेगी बेटा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगी। जबकि अगर देखा जाए बुलबुला तो कन्वर्जिंग जैसा लग रहा है, लेकिन डाइवर्जिंग क्यों करेगा? क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो ये एयर का बबल है, और एयर बबल का जो अंदर का जो ये क्या बोलते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इससे कम है। अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज को डालेंगे, अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा, और अगर कॉनकेव होता तो कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करे, यानी उसका नेचर एकदम क्या होता है, बदल जाता है। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूछा जाता है कि झील की तलहटी में एक बुलबुला जो है, बुलबुला एयर बबल जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? यस, वो किसकी तरह करेगा? यस। अगर लेकिन वही एयर बबल आकर के कहां पर हो जाए, एटमॉस्फेयर में हो जाए बबल, तो वो कैसा करेगा? तब वो कॉन्वेक्स की तरह करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि लाल प्रकाश क्यों? खून का रंग लाल है, इसी कारण से, ताकि लोग समझ जाएं। प्राणी लाल रंग का पहचान कर सकता है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है। ऐसा है क्या? बोलो बोलो। बोलो जल्दी से बताओ लल्ला, वो कम ऑन जल्दी से, जल्दी करो, अभी सवाल बहुत बिल्कुल सही बेटा, है ना। इसका परिक्षेपण बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है बहुत बड़ी होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बहुत बड़ी होती है ना, यानी वेवलेंथ जिसको आप बोलते हो, वेवलेंथ इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, विक्षेपण कम होता है, इस कारण से वो सीधे चलाता है। नेक्स्ट, समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हाँ बोलो, जल के नीले रंग के कारण, जल का ऊपरी सतह के कारण, बोलो क्या होता है? ड्यू टू द नॉट स्काई बेटा, लाइट। बोलो 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 बोलो, बिल्कुल सही है ना। ये काफी बच्चों ने सही बताया। फास्ट करेंगे बेटा, फास्ट, क्योंकि ये सवाल बहुत घिसे पीटे सवाल हैं, आए हुए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बोलो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा क्यों छा जाती है, सवाल है, और आप बताएंगे, जल्दी से बताइए। यस, मैं नहीं बताने वाला। बोलो 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 जल्दी से, कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन। वेरी सिंपल सवाल, वेरी वेरी सिंपल सवाल, है ना।
किस वजह से होता है? मैंने आपको बताया था सूर्य शाम और सुबह के समय वो लाल दिखाई, बिल्कुल, क्योंकि उस समय आप जानते हैं काफी दूर होता है, धूल के कारण ज्यादा दूर तक उसको प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन है, इस कारण से लाल दिखाई देता है। ये ध्यान रखना बेटा, लाल रंग रंग जो है वो प्रकीर्णन की वजह से दिखा जाता है सुबह और शाम का समय। मैंने कहा आकार वो दूसरा है, और 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद जो दिखाई देती है, ये सारे के सारे किसका है? अपवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैगनी, पीला, पीला नहीं है ये, क्या पिलाएंगे? यस, ये पीला है, येलो है ना, लाल, नीला, बताओ जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन चाइल्ड, फास्ट, चलो भाई जल्दी लोग करो, मैं देख रहा हूं कि आज, और लाइक और शेयर भी करते रहो भाई, अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहो लल्ला, क्योंकि आप जानते हैं वही हमारे लिए सारा का सारा, जितने भी ताकत, जोश, जो आप कह लीजिए, वो वही होती है आपकी लाइक और शेयर ही। ओके, जल्दी करो जल्दी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते रहो। ओके, है ना, किसका होता है बेटा? बैगनी का सबसे ज्यादा, बैगनी यानी यहां पर पर्पल नहीं, यहां पर कौन सा होगा? यस, वायलेट कलर का, वायलेट का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे भी अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। किसके कारण भाई? जो रियल में जो हैं, जो पिक्चर उनका हमको दिखाई दे रहा है ना, वो वास्तव में उनकी स्थिति से ज्यादा दूर हमको दिखाई देता है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर आप पानी में हैं तो पानी से वस्तुओं को बाहर देखेंगे तो वो थोड़ी दूर दिखाई देंगी, जहां स्थिति उनकी अपरेंट जो डेप्थ होती है, अपरेंट जो हाइट होती है, वो ज्यादा होती है। क्या कारण है? ओ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गजब, है ना। तो क्या है ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सभी लोग जानते, कितना आसानी के साथ बता दिए। ओके, नेक्स्ट, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन दिखाई देता है? मतलब उसमें कोई शाइनिंग नहीं पाई जाती, क्या कारण है बोलो? है ना, वेरी गुड बेटा, है ना, प्रकाशीय भ्रम, इसका कारण परावर्तन, इसका कारण अपवर्तन, इसका प्रकीर्णन क्या होता है बोलो? बिल्कुल बेटा, क्योंकि इसका कारण है परावर्तन, परावर्तन उसमें नहीं होगा, और जब परावर्तन नहीं होगा तो वो चमकेगा नहीं। नेक्स्ट, पेरिस्कोप बनाने में निम्न में से कौन सा एक प्रयुक्त किया जाता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, किसका? पेरिस्कोप आप जानते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो पनडुब्बी वगैरह में लगा होता है ना, ऐसे नीचे करते ऊपर की चीजों को देखते हैं, इस तरीके से बना होता है, एक नीचे देखेगा एक ऊपर देखेगा, ऐसे। बोलो, है ना, कैसे बने होते हैं? बिल्कुल, यहां पर एक ऐसे लगा होता है, एक यहां पर ऐसे लगा होता है। कैसे लगा होता है? ये लाइट यहां से आती है, यहां पर ये सीधे जाती है, ऐसे लगा होता है, तो यहां से ये इधर चला जाता है। ये देखो ऐसे लाइट लगे होते हैं एक दूसरे के, इस, हाँ ना, 45 डिग्री पे लगे होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइट यहां से आएगी, ये वाली जो सामने से जैसे पानी के अंदर से देखते हैं यहां से, और यहां से फिर यहां से ये देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये होता है बेटा समतल दर्पण। समतल दर्पण का यहां इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप में, ठीक है, देख लेंगे आप। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? ऐसी डिस्क में भी आप अगर देखेंगे, डिस्क में सीडी या डीवीडी में भी तो आपको दिखाई देता होगा। चलो जल्दी से बताओ मेरे लाल, कम ऑन माय चाइल्ड, कम ऑन फास्ट, यस, जल्दी करो, अभी बहुत सवाल है ना, गुड। तो क्यों होता है भाई बोलो? किसके कारण हो रहा है बोलो, दो जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है ना। यहां भूली नहीं है बेटा, बहुलित है, ये बहुलित, बहुलित परावर्तन, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कई लेयर होती है ना, तो उनसे कई जगह से रिफ्लेक्शन होता है, और ये तो ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर, भूली नहीं, बहुलित, यहां पर ये बहुलित लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इसी के कारण होता है। नेक्स्ट, वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो रियर मिरर, रियर व्यू मिरर लगा होता है, आपने देखा होगा, है ना। व्हाट डू व्हीकल यूज टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड? यस, बोलो बोलो, रियर व्यू मिरर जिसको आप बोलते हो, किसका बना होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, बोलो।
यस, उसमें लिखा होता है, उसमें ऑब्जेक्ट कहना, उसमें लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट इज नियरर देन दे अपीयर्स, उसमें लिखा होता है, आप ध्यान दीजिएगा उसमें कि वो जो दिखाई दे रहा है जितना दूर उतना दूर वास्तव में है नहीं। यस, उत्तल दर्पण का हम वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आप जानते हो बेटा कि ये क्या करता है, ये काफी दूर की चीजों को तो एडॉप्ट कर लेता है। यस, ये देखो यहां से यहां सीधे काफी दूर के क्षेत्रों को ये कवर कर लेता है, लेकिन इससे इमेज जो बनती है बेटा वो हमेशा क्या होती है, छोटी बनती है, लेकिन काफी दूर के एरिया को कवर करता है। देखो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से क्या वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है? क्या जो है वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम? सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट, अपवर्तन की बात, 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात के समय तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई दिखाई देना। कौन सा बोलो? यस, मैं इसको बता चुका हूं, अभी कितनी बार मैंने उसको समझाया है लाल लाल रंग करके। हाँ, अभी कई बार भी सवाल आया, कई बार भी ये आ चुका है, गलत नहीं होना चाहिए। चलो चलो लल्ला जल्दी से, मैं देख रहा हूं। यस यस, वाह क्या बात है। ये देखो इस तरीके से काफी लोगों ने बिल्कुल एकदम सही बताया कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो लाल दिखाई देता है ये प्रकीर्णन का है, ये प्रकीर्णन का कारण है, ना कि अपवर्तन का। यानी दिस इज द रीजन ऑफ डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग, नॉट रिफ्रैक्शन। ओके, सो दैट्स गुड बेटा। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं? किसका? दंत चिकित्सक। जैसे छोटा सा है उसको बड़ा करके देखना होगा, है ना, दांत के छोटे छोटे, मान लीजिए उसमें कोई कैविटी है तो कैविटी को उसको इनलार्ज करके देखना होगा। तो बताओ जल्दी से कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। हाँ, यहां पर दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण, नॉट लेंस। हाँ बोलो बोलो जल्दी से। यस, कम ऑन माई चाइल्ड, गुड बेटा, है ना। किसका? अवतल। क्योंकि बेटा अवतल क्या है, कॉनकेव, ये प्लेन, प्लेन बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन वाले से नहीं करते हम लोग, किससे करते हैं बेटा? कॉनकेव से करते हैं। कॉनकेव का क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉनकेव होता है बेटा वो चीजों को क्या करता है, इसके आकृति को ये क्या कर देता है बेटा, ये बड़ा भी कर देता है, आपको पता है ना। इसको ये क्या कर सकता है, ये बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। तो भाई जाहिर से हमको बड़ा करके देखना है, और बड़ा करके देखना है तो हमको अवतल, क्योंकि उत्तल तो सिर्फ एक ही करेगा बेटा, छोटा करेगा, तो कैविटी को तो थोड़ा बड़ा करके हमको देखना है ना, तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट, हेडलाइट आगे आज, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? आजकल जो नई नई आप देखते होंगे, बोल। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, पैराबोलिक मिरर। बोलो बोलो, किसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बेटा, इसमें से आप दोनों लगा सकते हैं, दो, तो दोनों यूज किया जाता है, कॉनकेव का भी किया जाता है और पैराबोलिक का भी किया जाता है, तो ये दोनों सही है इसमें, है ना। कॉनकेव का भी किया जाता है, आपने देखा होगा कि इस तरह से ये चमकीला चमकीला होता है, और आजकल थोड़ा सा और ऐसे ये घुमा देते हैं, तो ये भी तो अगर देखा जाए तो कॉनकेव ही नेचर का है, लेकिन इसका आकार थोड़ा सा पैराबोलिक हो गया, इसलिए पैराबोलिक मिरर भी, यानी आप यहां पर दोनों सही लगाएंगे, ठीक है ना। काफी लोगों का गलत हमको दिखाई दे रहा है लल्ला, तो यहां पर हम ई मारेंगे, क्योंकि बेटा दोनों तरीके के बल्ब अब आजकल लगाए जाते हैं, इस टाइप के भी, इस टाइप के हेडलाइट में। ओके, सो दाढ़ी बनाने के लिए काम में हम लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। हाँ, दाढ़ी हम बहुत छोटा छोटा देखना चाहते हैं, या इतना देखें कि तो थोड़ा हमको सही दिखाई दे जाए। यस, यानी शेविंग ग्लास जो होता है आपका, यूज टू सेव, किस मिरर का यूज करते हैं? कम ऑन चाइल्ड, फास्ट। यस, वेरी गुड, है ना। किसका करते हैं हम लोग? बोलो बोलो जल्दी से बताओ। यस, गुड, है ना। अवतल दर्पण का हम लोग, अवतल दर्पण नॉर्मली वो अवतल दर्पण होता है, लेकिन उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ा होता है, तभी हम लोगों को वो प्लेन जैसा दिखाई देता है। जैसे भाई सोच लो, पृथ्वी जैसे, पृथ्वी आपका, पृथ्वी कहीं पर आप घर बनाते, कहीं पर जमीन आपका होता है, तो क्या ऐसा टेढ़ा होता है क्या जमीन? जमीन तो आपको एकदम फ्लैट मिलती है ना, बोलो, चाहे जितनी बड़ी जमीन आप ले लीजिए, क्यों? जबकि तो पृथ्वी आपको तो गोलाकार है, तो आपको कर्व क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इसका तो वक्रता त्रिज्या होगा कि आपको भी ऐसे ही लगेगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पे कहां बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, कहां पर बनता है और कैसा बनता है? कैसा बनता है आंखों पर? जल्दी से, हाँ
कम ऑन, बिल्कुल बेटा, कैसा? यस, रेटिना पर बनता है, और रेटिना भी तो एकदम कॉन्केव मॉडल है ना, ऐसी। तो कैसा बनेगा हमेशा? यस, उल्टा, उल्टा और वास्तविक बनता है। गेट इट? उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा? जल्दी करो। हाँ, ये देखो, बोलो भाई। वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। बिल्कुल बेटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। अरे भाई छोटा ही बनेगा ना, छोटा सा तो ही है, तो छोटा ही बनेगा, बाकी तो बड़ा तो हम कर लेंगे। वो हमारे पास, हमारे शरीर में ऐसा है कि क्यों भाई छोटा ही बनेगा बड़ा बनेगा? बोलो 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 जल्दी से। छोटा ही बनेगा ना, बाकी वो अपना ब्रेन जो है ना, वो अपना सब समझ लेगा कितना बड़ा कितना छोटा करना, वो तो ब्रेन है ना। ये नहीं तो उल्टा ही दिखते हैं हमको सब लोग, लेकिन वो वहां पर जाकर के सीधा और उसके हिसाब से सेट कर देता है, दूरी और पास के हिसाब से। तो यानी यहां पर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी ऊंचाई का वो दर्पण लगाए कि उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकें? जल्दी से, कम ऑन, कम ऑन चाइल्ड, जल्दी से। यस, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई क्या दी? यस, है ना, कितना होना चाहिए? जस्ट हाफ ऑफ द पर्सन हाइट। पूरा अपना आप देख लेगा। जब कोई वस्तु दो समानांतर के बीच में रखी हो, दर्पणों के बीच में रखी है, जैसे मान लीजिए दो दर्पण है, यहां पर मान लीजिए आप ही रखे हुए हो, तो आपको अपनी कितनी प्रतिबिंब दिखेगी? 2, 3, 4, 5 या इन्फिनाइट? बोलो कितनी दिखेगी? आप कभी बाल बनवाने गए होंगे, आगे पीछे आप देखते होंगे, तो आपको कितनी दिखाई देती? बिल्कुल सही, क्या बात है ना, इन्फिनाइट। क्योंकि आप जानते हो यहां पर है सॉरी ये तो झटका दे दिया भाई, सॉरी, पता है। ओके, यहां पर नंबर ऑफ इमेज की अगर बात करें, तो आप जानते हो नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या होता है? 360 बाई थीटा माइनस 1। आप ये लगा लेंगे 360। अब यहां पर 0 डिग्री पर हैं दोनों रखे हुए, तो आप यहां पर देख सकते हैं 360 में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट में से 1 घटाएंगे तो भी इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब है इनफाइनाइट बनेंगे। ओके, नेक्स्ट, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जला दी जाती है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बोलो। यानी इस तरीके से रख दिया जाता है, ये दर्पण समतल दर्पण है, और कहते हैं यहां पर एक कैंडल जला दी जाती है। ये देखो, ये कैंडल यहां पर जला दी गई, तो आप बोल रहे हैं कि बताओ भैया कितना यहां पर प्रतिबिंब इसका बनेगा? बिल्कुल, हम वही फार्मूला लगाएंगे, 360 बाई 90 और 90 माइनस 1। बोलो कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही, 3। देख लो, वही वाला तो है ना, नंबर ऑफ इमेज। नेक्स्ट, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कितना हो सकता है उनके बीच का? अभी जस्ट सवाल था, देखो। यस, मतलब वो बता दिए 3 और 360 बाई थीटा, थीटा डिग्री तो निकालना है, -1, तो आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? -1 निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? बोलो। माइनस को इधर कर देंगे, कितना हो गया? प्लस हो गया, यानी 4 हो गया, और फिर यहां 360 बाई थीटा हो गया, थीटा को इधर कर लेंगे, थीटा इधर कर लिए, 360 बाई 4 बराबर क्या? 90 डिग्री। अपने आप आ गया, यानी 90 इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं मुझे तो शीशेट आती नहीं। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री पर आनत के बीच खड़ा कर दे, तो उसे कितना प्रतिबिंब दिखेगा अपना? 60 डिग्री अगर हो, यानी यहां पर ये देखो इस तरीके का रखा हो, बताओ बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं 2 बता दिया, समझा दिया। ये 60 डिग्री है और यहां पर इनको खड़ा कर दिया गया, कितना इनको प्रतिबिंब दिखेगा? यस, वेरी गुड, है ना, 60 डिग्री, बिल्कुल सही बेटा, क्या बात है, सभी लोगों ने लगभग लगभग सही बताया। 5 प्रतिबिंब बनेंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हो 360 बाई 60 बराबर 6 का 36 माइनस 1, यानी यहां 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेज बनेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बोलो क्या है? आभासी लेंस।
अभिसारी लेंस, सॉरी अभिसारी, बोलो बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, मैं देखता हूं कि कौन इसको आप बता सकते हो। अभिसारी लेंस आखिर उसको कहां क्यों जाता है? बिल्कुल, क्या आता है, वो किरणों को एकत्रित करता है, अभिसरित करता है एक जगह। हालांकि आप बोलेंगे ये क्या करता है एक जगह, वो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, एक एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करता है ना, सबको एक जगह। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। बेटा वो बात सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल, कि सर काल्पनिक भी बन रहा है, वास्तविक भी बन रहा है, तो बन रहा है तो मैं क्या करूं। लेकिन उसको इसकी वजह से अभिसारी लेंस नहीं कहा जाता, उसको इस वजह से कहा जाता है कि वो जैसे यहां पर मान लीजिए कोई लेंस है, और लेंस ये सब जो आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, ये क्या करेगा, इसको मोड़ देगा कोई एक बिंदु। आ गई आवाज वगैरह आ रही? हाँ, तो मैं वही समझाना चाह रहा था कि यहां पर देखिए, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को फैलाता है, नहीं, जो किरणों को एकत्रित करता है, दैट कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब कलेक्ट, आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करता है एक पॉइंट पे, है ना, दैट कॉन्सेंट्रेट रेज एट अ पॉइंट। तो देखो यहां पर कर रहा है ना, तो इस कारण से इसको कहा जाता है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी अगर हम बोलेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक, हाँ, तो दोनों बना सकता है, लेकिन लेंस अभिसारी वही होता है जो ये करेगा, ठीक है ना, फैलाने के लिए तो वो भी करता है, वो भी तो काल्पनिक बना लेता है ना, बना तो लेता है, तो इसलिए हम उसको नहीं जाएंगे बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओके, तो इतना आज रहा इस वाले में, बाकी अभी इसमें बाकी है, अभी ढेर सारी पिक्चर बाकी है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन हाँ, जाते वक्त आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए बेटा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें सारी की सारी ताकत मिलती है, और वही हम लोगों का सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और बराबर जुड़िए, और हमारा जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, स्पेशल क्लासेस को भी बराबर वो जुड़ने की कोशिश कीजिए, वहां पर भी आइए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में हम लोग देखिए अभी जो भी चला रहे हैं, अभी सुबह 7 to 8 जो है मॉर्निंग में चला रहे हैं AM। यहां पर बेटा मैं बताऊं आपको, एकदम सुबह सुबह चाय के साथ में आप ले सकते हैं, चुस्की लेते हुए इसको पढ़ सकते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इस समय जो है साइंस की क्लासेस यहां पर चल रही, साइंस स्पेशल चल रहा है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ओके, कम ऑन चाइल्ड, फास्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट।